देश का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम 4 दिन बाद शुरू होने वाला है और दूर दराज तक वैक्सीन पहुंचाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज सुबह करीब 5 बजे पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन का पहला कंसाइनमेंट निकल चुका है, जो अब से कुछ देर बाद देश के बड़े शहरों में पहुंचने वाला है। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे चुनौतीपूर्ण टीकाकरण अभियान शुरू होने वाला है और इसके लिए आज सुबह 4 बजे पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन की पहली खेप अहमदाबाद, दिल्ली और कोलकाता के लिए रवाना हो गई है। यहां से वैक्सीन को जिलों और दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाया जाएगा। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से डीप फ्रीजर वाले ट्रकों में कोविशील्ड वैक्सीन भरकर भेजने का काम शुरू हो चुका है। कोविशील्ड वैक्सीन अब पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से बाहर निकल रही है। जो आप कंटेनर देख रहे हैं, इसमें कोविशील्ड वैक्सीन 1, 2 और 3 कंटेनर्स जो हैं वो फिलहाल निकल रहे हैं यहाँ से पुणे एयरपोर्ट के लिए। इस पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। सामने जो ट्रक पर जो सवार हैं शख्स, वो विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं। विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं और दिखाएं भी क्यों नहीं, क्योंकि कोरोना जिसने पूरे विश्व को परेशान कर रखा था, उससे जीत के लिए ये सबसे अचूक हथियार है। शुरुआत में कोविशील्ड वैक्सीन पुणे से हवाई जहाज से शहरों के बड़े कोल्ड स्टोर में पहुंचेगी। इसके बाद इसे 60 कंसाइनमेंट पॉइंट्स पर भेजा जाएगा। यहीं से जिला वैक्सीन स्टोर तक और फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक वैक्सीन भेजी जाएगी। कहाँ लेके जा रहे हैं? एयरपोर्ट लेके जा रहे हैं। हाँ जी, एयरपोर्ट। कितना वैक्सीन है इसमें? कितने वैक्सीन है? 110 है। 110 बॉक्सेस है। 110 बॉक्सेस है। तो पुणे एयरपोर्ट लेके जा रहे हैं। ड्राइवर जो है वो उन्होंने साफ बताया और विक्ट्री का साइन भी दिखाए। भारत 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन के साथ टीकाकरण अभियान शुरू करने वाला है। सरकार ने 3 करोड़ हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए दोनों वैक्सीन को 6 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया है। इतने वैक्सीन के लिए सरकार दोनों कंपनियों को करीब 1300 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। सूत्रों के मुताबिक भारत बायोटेक को 55 लाख वैक्सीन की डोज का ऑर्डर दिया गया है, जबकि सीरम इंस्टीट्यूट को अभी 1 करोड़ 10 लाख डोज का ऑर्डर दिया गया है। बाकी 4 करोड़ 50 लाख वैक्सीन की डोज अप्रैल मिलेगी। पहले चरण में इन 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने के लिए जो खर्च होगा वो राज्य सरकारों को वहन नहीं करना है, भारत सरकार इसको वहन करेगी। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से वैक्सीन लाने ले जाने का सारा काम 4 दिनों में हो जाना है, क्योंकि 16 जनवरी से टीका लगाने का शुभ मुहूर्त पहले ही तय है। 3 करोड़ हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाने के बाद वैक्सीन प्रोग्राम का स्टेज 2 शुरू होगा। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बात की। मोदी ने वैक्सीनेशन की तैयारियों और कोरोना के हालात जाने और कहा, अगले कुछ महीनों में हमारा लक्ष्य 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई यह मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 4 दिन बाद भारत जो करने वाला है उसे दुनिया के कई देश फॉलो करने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों को टीका लगाया जाएगा उन्हें भी कोरोना के नियमों का पालन करना चाहिए। मोदी ने कहा कि देश और दुनिया के शरारती तत्व वैक्सीनेशन प्रोग्राम में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। राज्यों को अफवाहों से सतर्क रहना चाहिए। अफवाहों पर, वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले, इफ्स और बट्स से बात नहीं होनी चाहिए। देश और दुनिया के अनेक स्वार्थी तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी हर कोशिश को देश के हर नागरिक तक सही जानकारी पहुंचाकर हमें नाकाम करना है। 30 मुख्यमंत्रियों के साथ वैक्सीन संवाद में नरेंद्र मोदी ने 2 बातों पर फोकस किया। पहली बात, वैक्सीन कैसे दी जाएगी। दूसरी बात, वैक्सीन देने में आने वाली दिक्कतों को कैसे दूर करेंगे। प्रधानमंत्री के ऑर्डर पर 2 तरह की फोर्स तैयार की गई है। एक वैक्सीन देने वाली फोर्स है और दूसरी फोर्स का काम इस अभियान में आने वाली दिक्कतों को दूर करना है। इनमें से पहली फोर्स को वैक्सीन देना भी है और वैक्सीन लेना भी है। इस प्रोसेस में कोई गड़बड़ी न होने पाए, पूरा काम शांति से चले, यह दूसरी फोर्स की जिम्मेदारी है। हमारी कोशिश सबसे पहले उन लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की है जो देशवासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा में जुटे हुए हैं, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, सरकारी हो या प्राइवेट, पहले उनको टीका लगाया जाएगा। पीएम ने यह भी कहा कि 2 वैक्सीनों के अलावा 4 और वैक्सीन मार्केट में आने की तैयारी में है। जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है,
वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। इतना ही नहीं, 4 और वैक्सीन प्रोग्रेस में है। देश भर में अलग अलग डेस्टिनेशन पर आज से वैक्सीन की डिलीवरी की जा रही है। उत्तर भारत में दिल्ली और करनाल को मिनी हब बनाया गया है, जबकि पूर्वी क्षेत्र में कोलकाता और गुवाहाटी को मिनी हब बनाया गया है। चेन्नई और हैदराबाद से साउथ इंडिया को वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट आज किसान आंदोलन को लेकर कोई बड़ा फैसला सुना सकता है। कल सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के खिलाफ बेहद ही तल्ख टिप्पणी की थी। कृषि कानूनों और किसानों के प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को जो कुछ हुआ, उसके बाद आंदोलन के जल्द खत्म होने की उम्मीद जगी है। कल की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर जिस तरह की तल्ख टिप्पणी की है, उससे केंद्र तो बैकफुट पर है, लेकिन किसान संगठन फ्रंट फुट पर आ गई है। 1.5 महीने से भी ज्यादा वक्त से जारी किसान आंदोलन के दौरान सरकार और किसान संगठनों के बीच 8 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन गतिरोध खत्म नहीं हुआ। इसी से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कड़ी टिप्पणी करने के साथ ही कई सवाल किए। आंदोलन पर हम सरकार से बहुत निराश हैं। आंदोलन का कैसे हल निकाल रही है सरकार? सरकार किस तरह का समझौता कर रही है? हमारा मकसद समस्या का हल निकालना है। सरकार कृषि कानून को होल्ड कर रही है या नहीं? सरकार कानून को होल्ड नहीं करेगी तो हम कर देंगे। हम विशेषज्ञों की कमेटी बनाना चाहते हैं। कमेटी की रिपोर्ट आने तक कानून पर रोक लगाना चाहते हैं। किसी संगठन के प्रदर्शन के खिलाफ आदेश नहीं देंगे और हम किसी को प्रदर्शन करने से रोक नहीं सकते। मगर इस जजमेंट का शुरू में जो सरकार का जो फेलियर है, नाकामियां भी है, उसको जो आलोचना किया, ये सीधा मोदी का फेलियर के इंगित करता है। प्रधानमंत्री फेल हो गया, सपोर्ट कर नहीं पाया, समाधान नहीं कर पाया। जहाँ तक किसान आंदोलन का प्रश्न है, किसान आंदोलन के परिणाम स्वरूप सरकार के लिए जो कुछ करने योग्य था, वो सरकार ने चर्चा के माध्यम से भी किया। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए जोरदार वार किया। मोदी जी, अब भी समय है कि जाग जाइए। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी लताड़ लगा दी, आपकी नाकामी पर मोहर लगा दी, वार्ता की विफलता पर निराशा जता दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सामने आकर इस देश से माफी मांगनी चाहिए। अब आज सुप्रीम कोर्ट मसले पर फैसला सुना सकता है। हालांकि सरकार ने अदालत से गुजारिश की है कि 15 जनवरी को किसानों से अगले राउंड की बातचीत है। तब तक सरकार ने किसी तरह का फैसला देने से रुकने की गुजारिश की है। कोलकाता की सड़कों पर आज उत्तराधिकारी बनाम अधिकारी की जंग देखने को मिलेगी। आज जहां ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी रोड शो करेंगे, वहीं ममता के बागी शुभेंदु अधिकारी भी कोलकाता में अपनी ताकत दिखाएंगे। बंगाल में आज स्वामी विवेकानंद जयंती के मौके पर उनकी विरासत को लेकर जबरदस्त सियासत देखने को मिलने वाली है। युवा दिवस पर टीएमसी सांसद और पार्टी में ममता के उत्तराधिकारी माने जा रहे अभिषेक बनर्जी आज कोलकाता में पदयात्रा करेंगे, तो वहीं ममता के बागी शुभेंदु अधिकारी भी बीजेपी के झंडे के साथ कोलकाता की सड़कों पर उतरेंगे। युवा दिवस पर शुभेंदु अधिकारी की पदयात्रा सुबह 10 बजे निकलेगी। पदयात्रा श्याम बाजार क्रॉसिंग से निकलकर शिमला स्ट्रीट तक जाएगी। शुभेंदु के अलावा बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष भी शामिल होंगे। वहीं अभिषेक बनर्जी की पदयात्रा दोपहर 1:30 बजे शुरू होगी। अभिषेक की पदयात्रा दक्षिण कोलकाता के गोल पार्क से शुरू होकर हाजरा क्रॉसिंग तक जाएगी। जाहिर है, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर पदयात्रा के माध्यम से दोनों अपनी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ही बंगाल की सियासत विवेकानंद के साथ ही ट्रम्प को लेकर भी गर्म है। পুরো ভারতবর্ষ ভেঙে পড়েছে। একবার করলো নোটবন্দি, আর একবার কোভিডে হলাম আমরা গৃহবন্দী, এরপরে করবে জেলবন্দি, তারপর ভারতবর্ষটাকেই বন্দি করে রেখে দেবে। যেমন ট্রাম্প করছে দেখছেন না, হেরে গিয়েও বলছে না আমি জিতেছি, तो ওরাও তাই হেরে গিয়েও বলে না আমি জিতেছি, हम जीता है। उनके मन में जो भाव है ना, हमेशा उनके व्यवहार में ट्रम्प जैसा एक एडमेंट भाव है, तानाशाही भाव है, जो लोकतंत्र को नहीं मानते। उनके पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र नहीं है, लोग भाग रहे हैं छोड़ कर, और राज्य में भी लोकतंत्र का नामो निशान नहीं है, कानून व्यवस्था का भी नामो निशान नहीं है। इसलिए ये बात मैंने पहले उठाई थी। आज डोनाल्ड ट्रम्प जिस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं, ममता बनर्जी जैसा तानाशाह हार जाएंगे तो वो नवान्न नहीं छोड़ेंगे। इसके पहले उन्होंने विधानसभा के अंदर आक्रमण करके वहाँ का चेयर टेबल तोड़े थे, इसलिए फाइन भरना पड़ा था।
जैसे ममता बनर्जी के व्यवहार से लोगों को लग रहा है कि इस प्रकार कर सकते हैं, नवान्न छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे लोग, अगर उनको चुनाव में हरा भी दे तो। देश में बर्ड फ्लू फैलता जा रहा है और अब तक 10 राज्यों के पक्षियों में बर्ड फ्लू का वायरस रिपोर्ट हो चुका है। सोमवार को दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में भी बर्ड फ्लू के केस कंफर्म हुए। हर गुजरते दिन के साथ ही देश में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ता जा रहा है। 10 राज्यों में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राज्यों को अलर्ट पर रहने को कहा है। साथ ही चिड़ियाघर, पोल्ट्री फार्म और झीलों के आसपास सख्त निगरानी रखने को कहा गया है। मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा कि बर्ड फ्लू को लेकर फैल रही अफवाहों से लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। बर्ड फ्लू को लेकर लोगों में अफवाहें न फैलें, इसे भी हमें देखना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे एकजुट प्रयास हर चुनौती से देश को बाहर निकालेगा। दिल्ली में 3 जगहों के 8 सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, जिसके बाद हरकत में आई केजरीवाल सरकार ने राजधानी में प्रोसेस्ड और पैकेज्ड चिकन की बिक्री पर रोक लगा दी है। इसके अलावा संजय झील की 300 बतखों को भी मारकर दफना दिया गया। संजय झील में 17 बतखों की मौत हुई थी। संजय झील में एक बीच का हिस्सा है जहां पर क्रेन के जरिए बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए हैं और यहां पर दिल्ली के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स यहां पर मौजूद हैं और उनकी पूरी निगरानी में यहां पर जो जिंदा या फिर जो मृत बतख हैं उनको यहां पर दफनाने की प्रक्रिया चल रही है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव इंडिया टीवी पर है और तस्वीर आप यहां पर देखकर ये समझिए कि अब दिल्ली पर भी बर्ड फ्लू का खतरा पूरी तरह से आ चुका है। अभी तक सिर्फ ये डर सता रहा था कि कहीं दिल्ली भी इसकी चपेट में ना आ जाए। लगातार सरकार इस बात से डिनाई कर रही थी, तैयारियां पूरी थी। हालांकि अब दिल्ली में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। महाराष्ट्र में अब तक 5 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। मुंबई के अलावा परभणी, ठाणे, बीड और रत्नागिरी में बर्ड फ्लू कंफर्म हुआ है। जिन इलाकों में बर्ड फ्लू वायरस मिला है उन इलाकों में 10 किलोमीटर के दायरे में चिकन और अंडे की बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके साथ ही 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी पोल्ट्री फार्म से अपना स्टॉक नष्ट करने को कहा गया है। थाने वेस्ट का ये वो इलाका है जहां पर 16 बगुओं की जो बगुले हैं उनकी लाशें यहां पर मिली थी और ये एक रेसिडेंशियल इलाका है, यहाँ पर रहवासी इलाका है। आसपास के लोगों को अब जाकर पता चला है कि बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई, जिसके चलते उनको और आसपास के लोगों को भी अलर्ट पर रख दिया गया है। बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार की तरफ से कहा गया है कि लोगों को बर्ड फ्लू से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। विश्व पशु संगठन के मुताबिक बर्ड फ्लू का वायरस इंसानों में संक्रमित नहीं होता। विश्व पशु संगठन OI के अनुसार ये कभी पक्षी से मनुष्य में नहीं आया। आप इस पर एहतियात बदलें। राजस्थान में अब तक 13 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। जयपुर के चिड़ियाघर में कॉमन डक और ब्लैक स्टॉक की मौत के बाद बर्ड फ्लू का वायरस पहुंचने का डर है। एहतियाती तौर पर जू को बंद कर दिया गया है। और अब एक दर्दनाक खबर, केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नायक की कार हादसे का शिकार हो गई, जिसमें उनकी पत्नी की मौत हो गई। हादसा कर्नाटक में हुआ। श्रीपद नायक को अब गोवा के अस्पताल में लाया गया है। अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। श्रीपद नाइक और उनका परिवार SUV से कर्नाटक में एक धर्मस्थल से गोवा लौट रहा था। उत्तर कन्नड़ जिले में अंकोला के पास उनकी गाड़ी हादसे की शिकार हो गई। NH 66 से उनकी गाड़ी गोकर्ण के लिए शॉर्टकट लेने के चक्कर में पतली सड़क पर उतर गई थी। बताया जा रहा है कि सड़क की स्थिति बहुत खराब थी, गाड़ी की स्पीड भी ज्यादा थी, जिससे ड्राइवर का गाड़ी पर कंट्रोल छूट गया। सिर पर गंभीर चोट लगने से श्रीपद नाइक की पत्नी विजया की मौत हो गई, जबकि उनके निजी सहायक की भी मौत अस्पताल में हुई। वहीं अंकोला में फर्स्ट एड के बाद श्रीपद नाइक को गोवा मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया है। हादसे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्विटर पर लिखा, श्रीपद नाइक के सड़क दुर्घटना में घायल होने के समाचार से मैं स्तब्ध और अत्यंत दुखी हूं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से मेरी बातचीत हुई है। श्रीपद जी के इलाज का समुचित प्रबंध राज्य सरकार कर रही है। ईश्वर से प्रार्थना है कि श्रीपद जी जल्द स्वस्थ हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ कई मंत्री गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के संपर्क में हैं और नाइक की हालत में सुधार का अपडेट ले रहे हैं। यूपी के अस्पतालों पर विवादित टिप्पणी करना आम आदमी पार्टी के दिल्ली के विधायक सोमनाथ भारती को महंगा पड़ा। विवादित टिप्पणी की वजह से पहले उनके साथ स्याही कांड हुआ, फिर उन्हें जेल भेज दिया गया। और ये कह दो, ये सब करने से कुछ ना होने वाला। योगी तो जाएगा, लिखवा लो मुझसे। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती की पुलिस अफसर के साथ तीखी बहस हो रही थी।
सोमनाथ भारती यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर टिप्पणी कर रहे थे, तभी भीड़ में मौजूद एक शख्स ने उन पर स्याही फेंक दी। एक कह दो, ये सब करने से कुछ ना होने वाला। योगी तो जाएगा, लिखवा लो मुझसे। कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। यूपी पुलिस रायबरेली के गेस्ट हाउस में सोमनाथ भारती को यूपी के अस्पतालों पर विवादित टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार करने पहुंची थी। इसी दौरान पुलिस के साथ बहस के बीच उन पर स्याही फेंक दी गई। पुलिस ने बिना देर किए स्याही फेंकने वाले को पकड़कर उसे अपने साथ ले गई। कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। इधर आप अरेस्ट करो। स्याही कांड के बाद सोमनाथ भारती का गुस्सा पुलिस पर फूटा। सुनिए डॉक्टर रंजनी चतुर्वेदी जी, आपकी वर्दी पे लानत है। ज्यादा नहीं, सुनिए मेरी बात, ज्यादा नहीं। इतनी पुलिस खड़े होने के बावजूद एक गुंडा आता है, मेरे ऊपर स्याही डालता है। आप उसको सुरक्षा करा के भेजो। यहाँ ऐसा कोई नहीं करे। पुलिस सुरक्षा करा के। हालांकि सोमनाथ भारती के धौंस का कोई असर नहीं हुआ। पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर अमेठी ले गई, जहां सुल्तानपुर कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में रेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई। यहां चलती बस में रेप हुआ। रेप की दूसरी वारदात मध्य प्रदेश के सीधी जिले में हुई है और यहां पीड़ित महिला के साथ निर्भया जैसी दरिंदगी की गई। मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक रेप की 2 वारदातों से सनसनी फैल गई। दोनों वारदातों में आरोपियों ने पीड़ित के साथ ऐसी दरिंदगी दिखाई जिसे सुनकर इंसानियत शर्मसार हो जाए। सीधी जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर एक महिला के साथ 4 लड़कों ने न सिर्फ गैंगरेप किया बल्कि निर्भया कांड जैसी बेरहमी भी दिखाई। 45 साल की महिला की हालत गंभीर है और उसका रीवा के अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़ित महिला के पति की 4 साल पहले मौत हो चुकी थी। वो अपने 2 बेटों के साथ झोपड़ी में दुकान चलाकर गुजर बसर करती थी। शनिवार रात गांव के 4 लड़के उसके घर में घुसे और गैंगरेप किया। दरिंदगी की हद पार करते हुए आरोपियों ने महिला के प्राइवेट पार्ट में लोहे का सरिया डाल दिया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एफआईआर के मुताबिक 4 उसमें आरोपी हैं और चारों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच कार्रवाई जारी है। सीधी में हुए इस निर्मम गैंग रेप के बाद राजनीति भी गर्मा गई है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर शिवराज सिंह सरकार पर तंज कसा। एक और निर्भया, कब तक सहेंगे नारी पर वार। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आरोपियों को सख्त सजा का भरोसा दिलाया है। श्रीनगर में तापमान -15 डिग्री पहुंच गया है। डल झील पर बर्फ की चादर जम गई है। और करगिल में भले ही कड़ाके की ठंड पड़ी हो, लेकिन आपको बता दें यहाँ के लोगों के जो हौसले इतने बुलंद हैं और इसकी तस्वीर आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। श्रीनगर में तापमान 0 से 15 डिग्री नीचे पहुंच चुका है। बर्फीली हवाओं का असर ऐसा है कि झीलों और नदियों में बर्फ की मोटी परत बिछ चुकी है। खासकर दुनिया भर में मशहूर डल झील पूरी तरह से जम चुकी है। इससे डल झील का नजारा और भी खूबसूरत हो गया है। हम इस वक्त विश्व प्रसिद्ध डल झील के किनारे पर मौजूद है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि झील के हर हिस्से में जो है बर्फ की मोटी परत बिछी हुई है और इसी मोटी परत को काटकर शिकारा आगे बढ़ पा रहा है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के बाद श्रीनगर से लेह तक हर इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। जल्द लौटेंगे। इस ब्रेक के बाद देखिए घने कोहरे के बीच गणतंत्र दिवस परेड की कैसी है तैयारी।